हमने इससे पहले पार्ट में अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को सीखा है। हमारा अगला मैथमेटिकल टूल जिसे हमें अब सीखना है दैट इज़ लॉगरिथम। बच्चों, लॉगरिथम एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो हमारे फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसान कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये मैथमेटिकल टूल हमें ना तो अभी की क्लासेस में कभी कहीं पढ़ा है और ना ही आगे की किसी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम ने मैथ्स में इसको कहीं रखा ही नहीं है। कुछ बोर्ड हैं जो स्टेट बोर्ड्स उसमें है, बाकी सीबीएसई बोर्ड ने इसको अपने में से हटा दिया है। खैर, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि ये है क्या। सो आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ ax इज इक्वल टू m, अगर किसी नंबर को उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लिखें और एक्सपोनेंट की जो वैल्यू आएगी a टू द पावर x इज इक्वल टू m, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ m। तो x को क्या कहते हैं? x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ x। इसके कॉन्सेप्ट को समझना आपको। टू द बेस a एंड रिटन एज log m बेस a, एंड if a to the power x is equal to n, then log m base a is equal to x। आपको ये समझना है क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि a to the power x is equal to m। तो ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंट फॉर्म है, जिसको कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इस फॉर्म को चेंज कर दिया गया है एक दूसरे टूल की मदद से, जिस टूल को लॉगरिथम कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं शॉर्ट में log m। ये जो वैल्यू आई और बेस का लेते हैं, वही बेस लेते हैं जो यहाँ एक्सपोनेंट का बेस होता है। तो log m बेस a इज इक्वल टू x। तो किसी एक्सपोनेंट को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें बताता है। इसके बारे में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इन सारी चीज़ों को बताइए, मैं उसे फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आइए इस एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2 to the power 4 को लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। अब इसे हम log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log 16 और बेस का लेंगे जो यहाँ पर बेस था, क्या था? 2। तो log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए, इसको रिलेट करिए फॉर्मूले से। 3 to the power 3 को लिख सकते हैं 27, ये इसकी वैल्यू 27 होती है। जब आप इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो log 27 बेस 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें 3 हैं, इसलिए आपको समझना है कि कैसे फॉर्म में यूज़ हुआ है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके समझना है। यहाँ पे आपको देखना है कि log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा है? आप इसे समझ सकते हैं कि अगर बेस a की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जब इसका log लिया जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, कैसे? log 1 बेस a, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आसान है, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं जिन्हें हमें यहाँ पर समझना है। वो स्टैंडर्ड फार्मूले जो लॉगरिथम में यूज़ होते हैं और ये फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं। आप इन्हें बहुत ही गंभीरता के साथ, काफ़ी सीरियसनेस के साथ इसे देखिएगा और इसे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये फार्मूले आपको बार बार मिलेंगे और बार बार आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? log m इंटू n बेस e इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है दो टर्म्स का और उसका log लिया जाता है तो वो log प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली दूसरा है, जब उनका डिवीज़न होता है m अपॉन n तो क्या हो जाता है? वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में। और जब उसकी पावर के फॉर्म में होता है, देख लीजिए, log m पावर n बेस e इज इक्वल टू, पावर पहले आ जाती है, पावर जो है यहाँ से वो पहले आ गई, तो n log m बेस e हो गया। तो इन लॉज को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इनका यूज़ हमें फिजिक्स में मिलेगा। अब हम आते हैं टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। जो दो सिस्टम हैं इन्हें हमें समझना है। पहला सिस्टम है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या कहते हैं? लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस b। अगर किसी नंबर को इस तरह से लिखा गया है लॉगरिथम को, जिसका बेस e है, तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। और
ई की वैल्यू होती है 2.7182। ये वैल्यू आप लोग मैथ वाले स्टूडेंट निकालेंगे और उसे पढ़ेंगे, लेकिन बायो वाले से नहीं निकालेंगे। हालांकि इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लॉगरिथम से लेना देना है, लॉगरिथम के फॉर्मूले से लेना देना है। हमें ये फार्मूले जानना है कि ये फार्मूले क्या होते हैं और इनका यूज़ जब आएगा तो वहाँ हम सीखेंगे कि इसे कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन वो कैसे यूज़ करेंगे उसे जानने से पहले क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल लॉगरिथम, द सेकेंड वन इज़ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या है? जब उसके बेस को ई से कन्वर्ट करके 10 में कर दिया जाए तो दिस इज़ नोन एज कॉमन लॉगरिथम। अब आइए हम इसका कन्वर्ज़न कैसे करते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कन्वर्ज़न आप इसका कैसे करेंगे। ये कह रहा है यहाँ पर कि नेचुरल लॉगरिथम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉमन लॉगरिथम एज फॉलो। देखिए कैसे, ये एक लॉगरिथम है लॉग एन बेस ई, तो इसको जब कन्वर्ट किया जाता है इसका बेस 10 में तो क्या कर दिया जाता है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लॉग को जिसका बेस ई है जब उसको कॉमन लॉग में चेंज किया जाता है, ये नॉर्मल लॉग है, नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग को जब कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसका बेस 10 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको 2.3026 से मल्टीप्लाई करना है। आइए अब इसे समझते हैं कि हम फिजिक्स के अंदर इसका कहाँ यूज़ करेंगे। आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे 11th में तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन निकालने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे ये फार्मूला दिया हुआ है जिसकी डेरिवेशन आप फिजिक्स के अंदर करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो उसमें आपको लॉग लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ये लॉग के फॉर्म में आता है। तो वहाँ पर लॉग की नेचुरल वैल्यूज़ एंड जो कॉमन वैल्यू एंड नेचुरल वैल्यू है उन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ होता है, और कैसे हम कॉमन नेचुरल वैल्यू को कॉमन वैल्यू में चेंज करते हैं ये सब आपने ऊपर देखा। तो इसका यूज़ आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखेंगे। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे आप इसे करेंगे। कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम फार्मूला। ये आपके सामने इस तरह का कोई फंक्शन है। ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये एक फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग के अंदर। ये एक स्ट्रिंग है जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है that depends on the length of the string, tension of in the string and m is the mass per unit length of the string। तो इस फॉर्मूले को उसने इस तरह से लिख दिया गया, रूट को हटा करके, इसको रूट जब हटाया जाएगा तो पावर 1/2 आ जाएगी। इन्होंने रूट को हटाया नहीं है यहाँ पर, पावर 1/2 करके और इसका लॉग ले लिया जाएगा। तो देखिए लॉग कैसे लिया जाएगा, इसका लॉग लिया जाएगा तो जिसका मल्टीप्लिकेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन, जिसका डिवीज़न है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका पार्ट है इस पार्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, F इज़ इक्वल टू 1/2L इंटू T अपॉन M, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर दो टर्म है, दो टर्म, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा लॉग F इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या हो जाएगा लॉग 1/2L, और इसका बेस आप क्या करेंगे कॉमन बेस, यानी कि बेस आप इसका बेस इसका नेचुरल यानी ई ले लेना है आपको। आप अगर इसका बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेस इसका ई, हालांकि यहाँ पर इन्होंने बेस नहीं लिखा है पर आप इसको बेस ई ले लेंगे। और माइनस देखिए सॉरी, जब यहाँ पर इनटू है, पहले आपने दो टर्म है, पहला है फर्स्ट टर्म इज़ 1/2L, तो 1/2L का आपने लॉग ले लिया, और अब यहाँ पे इनटू है तो जब इनटू होता है तो क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे। आप देखिए आपने जो अभी लॉ देखा था उसमें जब इनटू था तो क्या था प्लस था। देखिए ये जो पहला वाला है फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ में इनटू है यहाँ पर, तो इनटू को प्लस में तोड़ देते हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ पे करेंगे। पहला आपका इनटू है तो 1/2L बेस ई प्लस लॉग, पावर इसकी 1/2 है तो T/M पावर 1/2। आपने पढ़ा है कि जब पावर होती है तो पहले आ जाती है बेस इसका ई। तो अब क्या हो जाएगा, कैसे आप इसको लिखेंगे, अब इसकी वैल्यू देखिए, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 बेस ई माइनस log 2L
और माइनस जो पावर है वो पहले आ जाएगा, तो प्लस 1/2 पावर पहले आ गया, और लॉग t बेस e, और ये डिवीज़न में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग m बेस e। तो इस तरह से आपने इस पूरे फंक्शन को, जो ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन था, उस पूरे फंक्शन को आपने लॉग के फॉर्म में तोड़ दिया, और इस साइड का आपका आ गया लॉग f बेस e इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे ऐसे स्प्लिट कर दिया गया। आप देख रहे हैं आपके सामने ये स्प्लिट कैसे किया गया है, ये देख लीजिए, ये सारी वही वैल्यू है जो आपने निकाला है। ये माइनस में कर दिया गया, -2, और ये देखिए 2 और l का भी इंटू हुआ है, तो इसे भी अब तोड़ दिया जाएगा। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पर log 2 माइनस log l आया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको वो लॉ अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू जो आती है वो ये आ जाती है। यहाँ पर इन्होंने 1/2 को कॉमन ले लिया है, जैसे 1/2 इन दोनों टर्म्स में रहेंगे कॉमन, क्योंकि ये t/m दोनों का ये पावर है, इसलिए यहाँ से ये 1/2 जो है वो कॉमन रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें जिस तरह से लॉग को समझाया गया है, जिससे किया गया है, जो फार्मूले अप्लाई किए गए हैं, उन सारे फार्मूलों को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, मैं फिर से आपकी मदद करूँगा। अब एक बार फिर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको और क्लियर हो जाए। जैसे ये t = 2π√l/g है, इसे हम समझते हैं कि इसमें कैसे हम लॉग लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इक्वेशन को लिखेंगे, एंड आवर इक्वेशन इज़ व्हाट, t = 2π√l/g। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। पावर के फॉर्म में जब आप इसे लिखेंगे तो 2π × l/g, और इसका पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड आप लिखेंगे, और अब क्या हो जाएगा, ये log t = ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका क्या हो जाएगा, log 2π। अब देखिए ये पावर पहले आ जाएगी और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस यहाँ पर 1/2, ये पावर पहले आ गई और ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए यहाँ प्लस लग गया, और अब क्या हो जाएगा, log l/g। अब आपको इसे भी तोड़ना है, इसे भी लॉ अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी log, अब यहाँ पे 2π है तो 2 प्लस पाई भी तो इसमें इंटू किया है, तो जब इंटू होता है तो उसे प्लस करके स्प्लिट कर दिया जाता है, log पाई, log 2 प्लस log पाई प्लस 1/2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और अब इसमें क्या हो जाएगा, ये l/g, तो जब डिवीज़न में होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा log l माइनस log g। तो इस तरह से आपने क्या किया कि अपने इस गिवन एक्सप्रेशन का log ले लिया। अब आपको log टेबल से ये log 2 की वैल्यू मिलेगी, log पाई की वैल्यू मिलेगी, log l की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, l को रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी, और log g की जो वैल्यू होगी उससे रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी। ये log की वैल्यू हम log टेबल से कैसे देखते हैं, आपको ये जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपको log की वैल्यू log टेबल से कैसे देखते हैं वो आपको अलग वीडियो में बताएंगे। ओके, हमारा अगला जो टॉपिक है वो ग्राफ है। आप सबने ग्राफ के बारे में अपनी छोटी क्लासेस में यानी 9th-10th में कुछ पढ़ा होगा कि लॉग क्या है। कर्व ग्राफ के बारे में आपको आइडिया होगा, ग्राफ होता क्या है। ग्राफ एक कर्व या स्ट्रेट लाइन होती है जो दो क्वांटिटीज़ के बीच में वेरिएशन को शो करता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में एक्स वाई के बीच में जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो पॉलिनोमियल में आपने ग्राफ ड्रॉ किया था। वहाँ पर आपने कई तरह के पॉलिनोमियल जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दोनों तरह के पॉलिनोमियल के बारे में आपने ग्राफ में सीखा था कि कब ग्राफ के माध्यम से आप किसी पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ को बताएंगे। हाउ कैन यू फाइंड दैट हाउ मेनी जीरोज़ अ पॉलिनोमियल विल हैव on the basis of their degree. If the degree is 1, how many zeros? If the degree is 2, how many zeros? With the help of the graph. ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पर ग्राफ का किस तरह से यूज़ करेंगे उसे हमें समझना है। आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो लीनियर होंगे। लीनियर यानी जिनमें
पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगे उनकी डिग्री 1 होगी। तो जब लीनियर इक्वेशन आते हैं जैसे वो y = mx + c के फॉर्म में हो सकता है या वो इस फॉर्म में हो सकता है। ये सब हमारे मोशन वाले चैप्टर के अंदर हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को देखेंगे। हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के फॉर्म में या किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो अगर वो हमारा लीनियर है तो उसके हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन मिलता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी ये डिपेंड करेगा उसके साथ जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, हमारे एक्स एंड वाई की जो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी उन वैल्यूज़ पे ये डिसाइड होगा कि वो लाइन हमारी कैसी होगी। लाइन किस तरह की होती है, कैसे उसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में ग्राफ वाले चैप्टर में आपने सीखा है कि आप कैसे अपने पॉलिनोमियल में गिवन वैल्यूज़ से, जैसे एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं तो उन वैल्यूज़ पर वाई की वैल्यूज़ आप निकालते हैं, यानी अपने पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ निकालते हैं और फिर उनके बीच में उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। यहाँ हमें सिर्फ यही समझना है कि ये जो लाइंस हैं यानी जो पॉलिनोमियल हैं अगर वो इस फॉर्म में है तो हमारी जो लाइन होगी वो इस तरह की लाइन होगी, अगर वो इस फॉर्म में है तो इस तरह की लाइन होगी। अब हमें ये देखना है कि इस लाइन का नाम क्या है। ये तो हमें मैथ्स में सीखेंगे। इस लाइन का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो हमारी लाइन है जिसको कि आपने एल से रिप्रेजेंट किया है वो वाई एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट काट रही है। ये इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक, और इस इंटरसेप्ट को सी से लिखा जाता है, तो इसलिए इसका नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काट रही है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काट रही है। तो इस तरह से ये जो हमारा इक्वेशन लाइन का मिलता है उसे इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। तो आपको लीनियर इक्वेशन अगर मिलेंगे तो समझना है कि वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन भी मिल सकते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर। जैसे वो इक्वेशन हमारा इस फॉर्म का हो सकता है। कौन सा फॉर्म? ये वाला फॉर्म, ax² + y² + b² = 1 या x² b² + y² + a² = 1। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले वाले में a जो है a इज़ ग्रेटर देन b है और दूसरे वाले केस में क्या है कि a इज़ लेस देन b है। पहले वाले केस में a जो है वो b से बड़ा है और दूसरे वाले केस में a b से छोटा है। तो आपको इस तरह के इक्वेशन मिलेंगे तो ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपके फिजिक्स के अंदर मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, बस इतना ही जानना है। बाकी मैथ वाले बच्चे सीखेंगे कि ये क्या है, कैसे है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो हमें सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स में सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन हमें मिलता है तो हमें तुरंत बताना है कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक एलिप्स होगा। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, पैराबोला। ये हमारे प्रोजेक्टाइल चैप्टर में, यानी जो मोशन इन अ प्लेन जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमारा प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, y² = 4ax या y² - 4ax। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ ये है कि एक बार एक y की वैल्यू पॉजिटिव है और एक बार y की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसमें देखिए जब पॉजिटिव वैल्यू है तो वो जो ग्राफ आपका बना है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कर्व है, और जब माइनस है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ कर्व है। देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये होता है हमारा, ये जो ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है यही होता है हमारा पैराबोला, जिसको कि मैथ वाले बच्चे अपने मैथ्स के चैप्टर में अच्छे से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही समझना है कि अगर हमारा कोई फिजिक्स के अंदर इक्वेशन मोशन में या किसी दूसरी सेक्शन में फिजिक्स के अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन इस तरह का आता है जिसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है और उसमें इस तरह का रिलेशन है कि एक की डिग्री 2 है दूसरी की डिग्री 1 है, तो उसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, वो एक पैराबोला होगा। तो हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ समझनी है, वो पैराबोला कब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, कब एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर y² = 4x है तो वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर y² = -4x है तो एक्स एक्सिस की माइनस डायरेक्शन होगा। इसी तरह से सिमिलरली यू मे हैव योर इक्वेशन लाइक x²
इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा इसमें, ऐसा होगा तो ध्यान दीजिएगा आप इसमें, ऐसा होगा तो अगर ये y x की पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपका ये पैराबोला कर्व होगा ऐसे, और अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में कर्व होगा। तो जैसा आपने x की केस में देखा वैसा ही y की केस में भी है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, और अगर उस आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया तो उसके लिए ग्राफ जो होगा वो आपका कैसा होगा। आपने इलिप्स का ग्राफ देखा, आपने पैराबोला का ग्राफ देखा, और अब अगला ग्राफ जो है हमारा वो सर्कल का। आपके सामने कभी कभी ऐसा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसमें 2 वेरिएबल होंगे एंड दोनों की डिग्री 2 होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस तरह का आपके सामने कोई इक्वेशन आएगा तो आपको समझना है कि वो एक सर्कल है, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर जो होगा वो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी ओरिजिन होगा, और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आर होगी। तो इस तरह के सर्कल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह के इक्वेशन से होता है। यानी आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि इफ़ यू आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स एंड वाई of 2 variables which is having degree of x, the degree of x is 2 and the degree of y is also 2, then you must be clear that the graph of that polynomial will be a circle। और उस सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगा कि उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा एंड उसकी जो रेडियस होगी वो होगी r। सिर्फ इतना ही आपको जानना है, इनका यूज़ मैथ्स वाले करेंगे। हमें सिर्फ इस ग्राफ के बारे में समझना है कि ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा।